अब हम समझेंगे बेटा पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। ठीक है, तो सैलरी पेड ₹8,000, इसका मतलब क्या होता है? देखो, लेफ्ट में बिजनेस है, राइट में हमारी एम्प्लॉय है या स्टाफ है। ठीक है, सैलरी पेड ₹8,000 मतलब बिजनेस ने उसके एम्प्लॉय को क्या दिया? ऐसा पेपर पे सैलरी लिख के दिया क्या? नहीं, क्या दिया? कैश दिया ₹8,000। अब मुझे बताओ कि बिजनेस ने एम्प्लॉय को जो ₹8,000 कैश दिया, वो ऐसे ही फ्री फोकट में दिया क्या? ऐसे ही देता है क्या कोई बिजनेस में? नहीं देता। उस एम्प्लॉय ने हमारे यहाँ 1 महीना पूरा जॉब किया, इसलिए हमने उसको ₹8,000 सैलरी दिया। इसका मतलब क्या? हमने पैसा दिया और एक्सचेंज में उसने हमारे यहाँ पे काम किया। तो बिजनेस के बुक्स में बेटा यहाँ पे दो अकाउंट रहेंगे, एक रहेगा सैलरी अकाउंट और दूसरा रहेगा कैश अकाउंट। अभी हमें क्या करना है? बिजनेस के बुक्स में अकाउंटिंग करना है। ये जो एम्प्लॉय है, इसने जो हमारे लिए काम किया उसकी कीमत है ₹8,000 और बदले में हमने ₹8,000 पूरे कैश दे दिया। तो इस पर्सन से कुछ लेना देना बाकी है क्या? लेना देना बाकी नहीं है, इसलिए इसका अकाउंट हमारे बुक्स में नहीं आएगा, क्योंकि ना ही इससे पैसा लेना बाकी है, ना ही इसको पैसा देना बाकी है। ठीक है, तो दो अकाउंट कौन से आएंगे? एक की भाई सैलरी का खर्चा हुआ, दूसरा हमारे पास से कैश गया। ठीक है, तो हमने जो सैलरी का पेमेंट किया वो कैश में दिया, तो कैश गया और सैलरी नाम का एक्सपेंस हुआ। तो यहाँ पे दो अकाउंट, एक सैलरी अकाउंट जो रहेगा नॉमिनल में एक्सपेंस, क्योंकि हम सैलरी का पैसा दे रहे हैं, वो एम्प्लॉय हमारे लिए काम कर रही है और बदले में हम पैसा दे रहे हैं, तो ये नॉमिनल में एक्सपेंस रहेगा सैलरी अकाउंट। और दूसरा कैश अकाउंट रहेगा रियल अकाउंट में टेंजिबल। समझा क्या? सिंपल सी चीज है। सैलरी पेड मतलब हमने, बिजनेस ने पैसा दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने हमारे लिए काम किया। अब किसी और पर्सन ने हमारे लिए काम किया तो हमारा वो खर्चा हो गया। अब आप क्या बोलोगे? अरे सर, यहां तो आप दिखा रहे हो सैलरी आ रही है और पैसा जा रहा है। तो बेटा सैलरी आ रही है तो ये सैलरी रिसीव्ड नॉमिनल में इनकम रहने वाला है क्या? ये चीज को प्लीज अच्छे से समझो। ठीक है, ये नहीं समझोगे तो आगे भी प्रॉब्लम जाएगी। मैंने क्या बोला कि बिजनेस ने पैसा दिया क्योंकि उस एम्प्लॉय ने हमारे लिए काम किया, है ना? तो सैलरी पेड ₹8,000 मतलब सैलरी दिया, मतलब क्या दिया भाई? पैसा दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने हमारे लिए काम किया। तो ऐसा लिखना होता है, हम कुछ और ही समझते हैं। सैलरी दिया मतलब क्या हमने काम किया क्या उसके लिए? नहीं, हमने क्या किया? पैसा दिया। तो यहाँ पे क्या है? शॉर्टकट वाला जमाना है ना, हर चीज अपने को शॉर्ट में चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहना चाहिए? कैश ₹8,000 पेड टू एम्प्लॉय फॉर कंसिडरेशन इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम हर। इतना बड़ा लिखने वाले हैं क्या हम? नहीं, हम क्या बोलते हैं? सैलरी पेड, बात खत्म। सैलरी पेड मतलब बिजनेस ने पैसा दिया क्योंकि इसने हमारे लिए काम किया। तो दो अकाउंट, एक सैलरी नॉमिनल में एक्सपेंस, दूसरा कैश रियल में टेंजिबल। अब वही दूसरा देखो, सैलरी पेबल ₹8,000, सैलरी पेबल ₹8,000। तो लेफ्ट में रहेगा बिजनेस, राइट में फिर से रहेगी एम्प्लॉय। लेकिन अब देखो यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया, सैलरी पेएबल टू स्टाफ लिख दिया। यहाँ पे क्यों लिखा? देखो, सैलरी पेएबल ₹8,000 मतलब क्या? इस एम्प्लॉय ने हमारे लिए काम किया बट हमने एक्सचेंज में अभी तक पैसा नहीं दिया। इस एम्प्लॉय ने हमारे लिए काम किया लेकिन एक्सचेंज में हमने अभी तक पैसा नहीं दिया, इसको पैसा देना बाकी है। इसके लिए इसके ऊपर लिख रहा हूं ₹8,000। पैसा दिया क्या? नहीं, देना बाकी है। लेकिन इसने काम कर दिया हमारा, तो खर्चा तो हो गया, पैसा तो देना है, भले ही अभी दो या आगे दो, काम कर दिया ना, मतलब एक्सपेंस हो गया। समझा क्या? अब यहां दो अकाउंट कौन से रहेंगे बिजनेस के बुक्स में? एक रहेगा बेटा सैलरी अकाउंट, ठीक है, और दूसरा रहेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी या फिर सैलरी पेएबल। ऐसे कोई भी नाम आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि उसका मीनिंग समझो। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है सैलरी का पैसा देना बाकी है।
सैलरी का पैसा किसी पर्सन को, किसको देना बाकी है, किसी पर्सन को देना बाकी है। तो ये सैलरी अकाउंट रहेगा नॉमिनल में एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट का मतलब है हमको इस पर्सन को 8,000 रुपए देना बाकी है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है ये इस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं, मतलब इसलिए ये क्या रहता है, पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव। देखो सैलरी पेड और सैलरी पेएबल दोनों में क्या डिफरेंस है। सैलरी पेड ये रहेगा नॉमिनल में एक्सपेंस, सैलरी पेएबल का मतलब होता है सैलरी का पैसा देना बाकी है। इसी को अलग अलग नाम से आपको बोलेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी जो बाहर खड़ी है ऐसा क्या नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी का पैसा हमारे एम्प्लॉय को, हमारे स्टाफ को देना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी पेएबल ये है पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव। समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ना कि इस एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है। सैलरी पेड नॉमिनल में एक्सपेंस, सैलरी पेएबल या आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव। देखो अब इससे अच्छे से कोई नहीं समझा सकता आपको। और एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। पहले क्या करो आप, पेज नंबर 8 पे देखो, आपको ऊपर लिखा है सैलरी पेड और उसके बाजू में एक बॉक्स दिया है और वहां पे लिखना है आपको नॉमिनल में एक्सपेंस, और सैलरी पेएबल दिया है 8,000, उसके बाजू में भी बॉक्स दिया है, तो वहां पे लिख दो पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव। देखो दोनों में डिफरेंस समझा क्या है? सैलरी पेड मतलब हमारा खर्चा है वो नॉमिनल में एक्सपेंस है, और सैलरी पेएबल या आउटस्टैंडिंग सैलरी ये इस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। उसका मतलब क्या होता है? सैलरी का पैसा किसी पर्सन को देना बाकी है, इसलिए वो होता है पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। कमीशन रिसीव्ड ₹10,000, हमें 10,000 रुपए कमीशन मिला। सो लेफ्ट में बिजनेस, हमें मिला मतलब किसको मिला? हमेशा बिजनेस को मिला। राइट में एक पर्सन है, एक पर्सन है, मैंने यहां पे लिखा है सर्विस रिसीवर। क्यों लिखा है समझो अभी। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में सर्विस रिसीवर। हमें कमीशन मिला मतलब पेपर पे कमीशन लिख के दिया क्या उसने? नहीं। हमें क्या मिला? हमें मिला कैश। हमें कैश मिला 10,000 रुपए। क्यों मिला? उसने ऐसे ही फ्री में दे दिया क्या हमें पैसा? नहीं, हमने उसका काम करके दिया, और हमने जो ये उसका काम करके दिया उसको कमीशन बोलते हैं। हमने उसको एक सर्विस दी है, उसको कमीशन बोलते हैं। मैं आपको पढ़ाने की सर्विस दूंगा तो मैं उसको फीस बोलूंगा। वैसे ही इस बिजनेस ने इसका कुछ तो काम करके दिया है, उसको वो जो सर्विस दी है उसको कमीशन बोलते हैं। ठीक है, तो रिसीव्ड कमीशन मतलब हमारे पास पैसा आया क्योंकि हमने उसका काम करके दिया। देखो लॉजिकली समझो। ठीक है, हमारे पास कमीशन आया, आप बोलोगे सर यहां तो आप कमीशन दे रहे हो, तो बेटा कमीशन आया मतलब पैसा आया। क्यों आया? क्योंकि हमने उसका काम करके दिया, है ना। पैसा आया क्योंकि हमने उसका काम करके दिया, इसलिए पैसा आया। यहाँ पे दो अकाउंट कौन से है? ये पर्सन से कुछ लेना देना बाकी है क्या? नहीं बाकी है, तो इसका अकाउंट आएगा क्या हमारे बुक्स में? उसमें क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे ही नहीं। दो अकाउंट कौन से रहेंगे? एक रहेगा कमीशन अकाउंट या कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, दूसरा रहेगा कैश अकाउंट। अब यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड है, हमने किसी का काम किया तो हमारी कमाई हुई है, तो ये रहेगा नॉमिनल में इनकम। ठीक है, और कैश अकाउंट क्या रहेगा? रियल अकाउंट में टेंजिबल रहेगा, क्योंकि कैश हमारी प्रॉपर्टी है। सो कमीशन रहेगा नॉमिनल में इनकम, कैश रहेगा रियल अकाउंट में टेंजिबल। और वही इसका सेकंड एग्जांपल देखो, कमीशन रिसीवेबल ₹10,000। क्या बोला है? कमीशन रिसीवेबल ₹10,000, मतलब लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कमीशन रिसीवेबल वाला पर्सन आएगा। अब ठीक है, अब इसका हमने काम कर दिया तभी तो हम बोलेंगे ना कि पैसा मिलना बाकी है। कमीशन रिसीवेबल मतलब क्या? हमने काम कर दिया लेकिन बदले में पैसा आना बाकी है। किससे आना बाकी है? इस पर्सन से पैसा आना बाकी है। तो ये जो कमीशन रिसीवेबल वर्ड होता है ये इस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है।
यहाँ पे दो अकाउंट कौन से, इसलिए इसके ऊपर 10,000 लिख दिया क्योंकि इससे पैसा आना बाकी है। यहाँ दो अकाउंट, एक कमीशन अकाउंट और एक कमीशन रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। इसको भी आउटस्टैंडिंग कमीशन रिसीवेबल, ऐसे नाम अलग अलग रह सकते हैं, बट मीनिंग क्या है कि भाई पैसा आना बाकी है। तो ये कमीशन अकाउंट रहेगा, नॉमिनल में इनकम, और कमीशन रिसीवेबल अकाउंट क्या रहेगा बताओ अब, पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये जो पर्सन है जिससे कमीशन का पैसा मिलना बाकी है, ये कमीशन रिसीवेबल अकाउंट इस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ना कि ये एक्सपेंस और इनकम है। कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल में इनकम, कमीशन रिसीवेबल पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि पैसा मिलना बाकी है, एसेट है वो हमारा, पैसा मिलना बाकी है, इनकम नहीं है वो। कमीशन रिसीव्ड ये इनकम है, कमीशन रिसीवेबल ये एसेट है, किसी पर्सन से पैसा मिलना बाकी है, तो ये पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, समझा। ये लिख लो पेज नंबर 8 पे, कमीशन रिसीव 10,000 दिया है, वहां पे लिखो नॉमिनल में इनकम, और कमीशन रिसीवेबल दिया है 10,000, वहां पे लिखो पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, लोन गिवन टू आलिया ₹50,000, हमने आलिया नाम के किसी पर्सन को लोन दिया 50,000 रुपए। इसका मतलब क्या, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में आलिया नाम की पर्सन, लोन टू आलिया, ठीक है। वहां पे इमेज शायद गड़बड़ हुई है, तो आलिया का इमेज चाहिए वहां पे, लोन टू आलिया, ठीक है। इसको हमने क्या दिया, इसको हमने पैसा दिया, हमने लोन दिया मतलब क्या दिया, इसको हमने उधार दिया पैसा 50,000 रुपए, बदले में मिलना बाकी है, हमने लोन दिया है, तो लोन टू आलिया मतलब पैसा मिलना बाकी है, तो रिसीवेबल हुआ या पेएबल हुआ, रिसीवेबल है, ये पर्सन से मिलना बाकी है, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर लिख दिया 50,000। तो कैश अकाउंट रहेगा और लोन टू आलिया अकाउंट रहेगा। अभी कैश अकाउंट रहेगा रियल में टैंजिबल, और लोन टू आलिया रहेगा, बताओ अब क्या रहेगा, लोन, ये सिंगल वर्ड दिया है लोन, या तो लोन टू आलिया, तो ये सब क्या अकाउंट है, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये जो आलिया नाम की पर्सन है, इसको हमने उधार दिया है, इससे पैसा लेना बाकी है, तो ये रहेगा बेटा पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव। वहां पे लिख दो लोन गिवन टू आलिया के बाजू में लिख दो पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव। और एक एग्जांपल, लोन टेकन फ्रॉम प्रियंका ₹1,00,000, 1,00,000 का लोन लिया है हमने प्रियंका से, सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में लोन फ्रॉम प्रियंका, इससे हमने लोन लिया मतलब पेपर पे लोन लिख के लिया क्या, नहीं, इससे हमने क्या लिया, पैसा लिया, और बदले में अभी दे दिया क्या उसको, कुछ तो भी, कुछ भी नहीं दिया, देना बाकी है, मतलब पेएबल है, मतलब ये लाइबिलिटी है, उसके ऊपर लिख देंगे 1,00,000 रुपए। यहाँ पे दो अकाउंट कौन से रहेंगे, एक रहेगा कैश अकाउंट, एक रहेगा लोन फ्रॉम प्रियंका अकाउंट। कैश अकाउंट ये रियल में टैंजिबल रहेगा, और लोन फ्रॉम प्रियंका अकाउंट ये पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। देखो डिफरेंस समझ में आया क्या आपको, पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है, जैसे कि लोन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, कमीशन रिसीवेबल है, तो हमें लगता है कि अरे ये तो रियल अकाउंट या फिर ये तो नॉमिनल अकाउंट है, बट वो रहते नहीं है, वो रहते कौन से, पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। तो वो लोन फ्रॉम प्रियंका 1,00,000 लिखा है, उसके बाजू में भी लिखो पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव। अभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको ये काम में आने वाला है, ठीक है। इतना समझा क्या बेटा आपको, समझा। अब मुझे इसका आंसर बताओ, रेंट पेड पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, रेंट पेड नॉमिनल में एक्सपेंस है बराबर, और वही अगर दिया है प्रीपेड रेंट, रेंट का पैसा पहले से देके रखा है लेकिन अभी तक जगह किराए पे नहीं लिया, मतलब उससे जगह किराए पे लेना बाकी है, तो प्रीपेड रेंट ये है पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव। प्रीपेड रेंट एडवांस में पैसा दिया है, बदले में अभी जगह मिलना बाकी है, इसलिए ये है बेटा पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद है अगर कोई एक्सपेंस का नाम दिया है, सैलरी दिया है, वेजेस दिया है, तो वो क्या रहेगा, नॉमिनल में एक्सपेंस रहेगा, उसी के जगह दिया है प्रीपेड एक्सपेंस।
प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस का पैसा पहले से दे दिया बट बदले में मिलना बाकी है उस पर्सन से, तो रिसीवेबल है उस पर्सन से, तो ये रहेगा पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव। देखो ये एक्सपेंस इनकम के आगे ऐसे वर्ड्स आ गए ना, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, पेएबल वगैरह, तो वो हो गए पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव। फिर है यहाँ पे वेजेस पेड, नॉमिनल में एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हमको वेजेस का पैसा लेबर को देना बाकी है, तो ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। देखो ये वर्ड्स आ गए ना, प्रीपेड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, तो ये जो भी ऐसे नॉमिनल अकाउंट रहते हैं उनके आगे पीछे ऐसे वर्ड्स आ गए, मतलब ये सब क्या बन जाते हैं, पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव। इनकम रिसीव्ड, नॉमिनल में इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम का पैसा मिलना बाकी है, तो ये फिर से बन गया पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव। फिर दिया है इनकम, नॉमिनल में इनकम, इनकम रिसीवेबल, तो ये भी बन गया बेटा पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव, इनकम का पैसा मिलना बाकी है। फिर है इनकम, फिर से है कोई, तो नॉमिनल में इनकम, और वही लिखा है यहाँ पे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब पैसा पहले ही मिल गया, बदले में काम करना बाकी है या कुछ तो भी देना बाकी है, ठीक है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो पैसा तो मिल गया लेकिन बदले का सर्विस, बेनिफिट, गुड्स देना ये वो सब बाकी है, तो अभी भी बाकी है, तो ये क्या करता है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन एक्चुअली वो रहता है पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव। किसी भी एक्सपेंस या इनकम के आगे ये वर्ड आ गया, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस, ऐसा कुछ भी वर्ड आ गया, मतलब वो क्या है, पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, समझ में आया, सिंपल है एकदम। अभी जब हम आगे और ये लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और भी क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको अभी तक के जो मैंने पढ़ा है वो क्लियर हुआ हो। कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो। अब नेक्स्ट दिया है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, हमने लोन दिया है उस पे इंटरेस्ट हमें मिलेगा, सो वो रहेगा नॉमिनल में इनकम। और वही अगर दिया है लोन गिवन, लोन गिवन हमने लोन दिया है तो बदले में पैसा मिलना बाकी है, तो वो रहेगा पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव। और अगर दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, लोन जो हमने लिया है उस पे जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो क्या रहेगा, हमारा एक्सपेंस रहेगा, नॉमिनल में एक्सपेंस। और अगर दिया है लोन टेकन, हमने लोन लिया है बदले में पैसा देना बाकी है उस पर्सन को, तो पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये बेटा अगर आपको चाहिए तो आप एक अलग से रजिस्टर बनाओ, वो वैसे भी लगने वाला है, उस पे चाहिए तो ये लिख लो। ठीक है, ऐसा बीच में ये एक लाइन दे देना कि ये सारे नॉमिनल अकाउंट है और ये सारे पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, ये हो गया। सो देखो अभी हमने क्या देखा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, अमाउंट रिसीवेबल या अमाउंट पेएबल जब भी है तो वो होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप है, नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब लीगल पर्सन जैसे कि बैंक, गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का ट्रस्ट, फिर कंपनी हो गई, ये सब क्या हो गए, आर्टिफिशियल पर्सन। और हमने अभी तीसरा कौन सा देखा, पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव। हमें लगता है कि वो नॉमिनल अकाउंट है ना, या हमें लगता है कि वो रियल अकाउंट है, बट वो रहता कौन सा है, पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव। किसी को पैसा देना बाकी है ये रिप्रेजेंट करता है, या तो किसी से पैसा लेना बाकी है ये रिप्रेजेंट करता है, तो वो होता है पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव। सो अपने 3 अकाउंट हो गए, पर्सनल में नेचुरल, पर्सनल में आर्टिफिशियल, पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव। अब है अपना रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में 2 पार्ट है, एक है टेंजिबल, दूसरा है इनटेंजिबल। रियल में टेंजिबल इजी है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है जैसे कि कैश, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, ठीक है, ये जो भी चीजें है, मोबाइल जो भी है, ये सब क्या है, रियल अकाउंट में टेंजिबल, वो हमारी प्रॉपर्टी है। अब हमें देखना है बेटा रियल अकाउंट में इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है। ठीक है,
तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं वो समझने के लिए पहले एक बात समझ लेते हैं। देखो, पेमेंट है, ठीक है। पेमेंट दो टाइप का पेमेंट हो सकता है, मतलब हम जब पैसा देते हैं तो उससे दो चीजें हो सकती है, दो, ठीक है। एक क्या हो सकता है कि समझो हमने मशीनरी को रिपेयरिंग किया। देखो, हम लोग पैसा दे रहे हैं तो उसके बदले में दो चीजें हो सकती है, या तो हमने मशीनरी को रिपेयर किया, या तो हमने एक एडिशनल मशीनरी खरीदी। क्या बोला मैंने? हमने अगर कोई पेमेंट किया तो दो चीजें हो सकती है, या तो हमने मशीनरी को रिपेयर किया, या तो हमने एडिशनल मशीनरी खरीद ली। तो अगर हमने मशीनरी को रिपेयर किया तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इसलिए वो क्या रहेगा? एक्सपेंस रहेगा, ठीक है। और वही अगर हमने एडिशनल मशीनरी खरीदी तो उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म रहेगा, इसलिए वो क्या रहेगा बेटा? हमारा प्रॉपर्टी रहेगा, एसेट रहेगा, मतलब ही रियल अकाउंट रहेगा। ये बात समझी क्या? देखो, मैंने क्या बोला, हम अगर पेमेंट करते हैं तो पेमेंट बेटा दो चीजें हो सकती है पेमेंट से, या तो वो खर्चा हो रहा है, या तो हमारी कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, हमारी कोई प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो खर्चा की मतलब पैसा दिया, मतलब या तो खर्चा किया या तो एसेट बनाया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। ओरिजिनल मशीनरी थी हमारी 10,000 यूनिट्स, मतलब हमारी जो मशीनरी है वो एक साल में 10,000 गुड्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और यहां पे भी वही है, ओरिजिनल मशीन है जो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है। अब हमने इसको क्या किया? रिपेयरिंग किया। रिपेयरिंग करने से क्या ये एडिशनल यूनिट्स और क्रिएट करने लग जाएगी क्या? भाई, उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 10,000 है, तो वो जो कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हमें उसको बार बार रिपेयरिंग करना पड़ेगा, नहीं तो वो 10,000 यूनिट्स के जगह 9,000 यूनिट, 9,000 यूनिट के जगह 8,000 यूनिट, ऐसे कम कम होते जाएंगे। इसलिए यहां पे दिया है बेटा, हेल्प्स इन मेंटेनिंग इनकम। वो जो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने की उसकी कैपेसिटी है, उसको अगर अपने को मेंटेन रखना है तो टाइम टू टाइम रिपेयरिंग, सर्विसिंग करना पड़ेगा, नहीं तो वो मशीन खराब हो जाएगी। तो ये होता है बेटा एक्सपेंस, ठीक है। और वही प्रॉपर्टी, यहां क्या हो रहा है? एडिशनल मशीनरी खरीद रहे जिसका, और अब 5,000 यूनिट, ये बड़ी मशीन थी पहले वाली, अभी हम छोटी मशीन खरीद रहे, लेकिन इससे क्या हो गया? 10,000 यूनिट के जगह पे अब हमारी 15,000 यूनिट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी हो गई। मतलब ये क्या हो गया? हेल्प्स इन अर्निंग इनकम, इंक्रीज होती है, यहां पे मेंटेन होती है, यहां पे इंक्रीज होती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। एक्सपेंस बोले तो एक तो वो शॉर्ट टर्म है, दूसरा अगर हम एक्सपेंस नहीं करेंगे तो हमारी इनकम मेंटेन नहीं होगी, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अपना प्रॉपर्टी है तो उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म रहता है। अब ये जो मशीन खरीदी वो 5 साल 10 साल चलेगी, और इससे क्या होता है? हेल्प्स इन अर्निंग इनकम, इनकम अर्न करने का फायदा मिलता है, ठीक है। तो अर्निंग क्या हो गई यहां पे बेटा? अर्निंग यहां पे मेंटेन्ड रहती है, और यहां पे अर्निंग क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यहां पे अर्निंग क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो आपको एक्सपेंस और एसेट के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ क्या? पहले तो ये बताओ। एक्सपेंस मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट, एसेट मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट, और वो एसेट को यूज करके मुझे इनकम मिल रही है। ये बात अच्छे से समझो। एक्सपेंस मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, और वो इनकम सिर्फ मेंटेन्ड होती है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर देंगे तो कस्टमर आने बंद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग एडिशनल और शोरूम खरीद लेंगे और 2-4 ब्रांच ओपन करेंगे तो वो हमारे एसेट हो गए, तो अपना इनकम अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जैसे यहाँ पे मशीनरी का बोला है। तो एसेट यूज करके हमारी इनकम बढ़ती है, और वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है हमें। ये बात एकदम अच्छे से क्लियर हुई ना? तो ही आपको इंटेंजिबल एसेट समझेगा, नहीं तो फिर से ये पहले जाओ, ये जो टॉपिक मैंने इंटेंजिबल एसेट का शुरू किया है वो एक बार फिर से मतलब लेक्चर सुनो, ठीक है। अब एग्जांपल लेता हूं। देखो, समझो अपने को पिज्जा का फूड ट्रक, अपना खुद का फूड ट्रक ओपन करना है। ये अपने पास में एक ऑप्शन है।
मतलब अपने को एक नया बिजनेस शुरू करना है, तो हमने क्या सोचा कि अरे चलो अपन पिज्जा का फूड ट्रक ओपन करते। तो अपने पास ऑप्शन क्या है, या तो अपन अपना खुद का पिज्जा का फूड ट्रक ओपन कर सकते हैं, या तो हम लोग डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। क्या बोला मैंने? या तो खुद का पिज्जा का फूड ट्रक ओपन करो, या तो डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले लो। तो अब ये फ्रेंचाइजी लेने से क्या फायदा है और यहाँ पे क्या नुकसान है, देखो। सबसे पहली बात तो जो रेसिपी है, अलग अलग जो पिज्जा के टाइप्स है, जो रेसिपी है, वो अपने को सीखने को, बनाने को, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। उसमें टेस्ट बार बार चेंज होगी, उसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर हम डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो पूरी रेसिपी वो दे देंगे, ठीक है, कौन सी चीज कितनी डालनी है, कितने देर तक गर्म करना है, क्या करना है, सब मटेरियल भी पूरा वही देंगे। तो ये एक फायदा है। दूसरा फायदा है कि भाई जो कस्टमर्स है, पहले दिन अगर हमने फूड ट्रक शुरू किया तो पहले दिन से अपने पास बहुत सारे कस्टमर हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। बट वही अगर हमने डोमिनोज का कोई स्टोर ओपन किया फ्रेंचाइजी लेके, तो डेफिनेटली कस्टमर्स एकदम से ज्यादा आएंगे, ऑनलाइन भी जाएगा अपना और कस्टमर भी ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि इसका नाम है ना भाई, ये फेमस है इसलिए। तीसरी बात, जो ये टेक्नोलॉजी है, अब वो मशीनरी वगैरह अलग अलग, वहां के अवन वगैरह रहते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी भी तो अपने को देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा अवन लेना, कितने देर कितने टेम्परेचर पे उसको हीट करना, और अलग अलग ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी रहेगी। किचन का सेटअप अपने लिए डिफिकल्ट है क्योंकि अभी अपन नए हैं, बट डोमिनोज के लिए एकदम इजी है क्योंकि उसको पता है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया बेटा, डोमिनोज का फ्रेंचाइजी ले लिया, हमने खुद का फूड ट्रक का ऑप्शन कैंसिल कर दिया कि भाई ये नहीं करना है, अपन क्या करते हैं, डोमिनोज का फ्रेंचाइजी लेते, ठीक है। तो 1 साल तक अपन ने वो फ्रेंचाइजी रन किया और अपन ने ये सारी चीजें सीख ली। और फिर अपन ने क्या किया, अपन ने कर लिया डिस्प्यूट कि भाई ये जो भी रेसिपी है खुद का ओपन किया, और ये जो भी रेसिपी है ये मेरी है, ये जो डोमिनोज का नाम है वो भी अपन ने अपने इस पे फूड ट्रक पे लगा दिया, डोमिनोज पिज्जा, और ये जो टेक्नोलॉजी है पूरी की पूरी कॉपी कर ली। क्या किया, हमने रेसिपी चुरा ली, हमने नाम चुरा लिया, हमने पूरी टेक्नोलॉजी चुरा ली, और हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये सब हमारा है, जाओ हम नहीं करते बंद, हम डोमिनोज का नाम यूज करेंगे, हम रेसिपी भी यूज करेंगे, हम टेक्नोलॉजी भी यूज करेंगे। तो ऐसा चलेगा क्या? वो डोमिनोज वाला चुप बैठेगा क्या? नहीं, वो क्या करेगा, अगर हमने ऐसा डिस्प्यूट किया तो वो कोर्ट में केस करेगा। यहां तक समझा क्या बेटा? क्या समझा? कि हमारा फूड ट्रक ओपन नहीं किया हमने, 1 साल फ्रेंचाइजी चलाई, उससे पूरी चीजें उसकी चोरी कर ली, और हमारे फूड ट्रक में फिर 1 साल बाद ये फ्रेंचाइजी बंद करके खुद का फूड ट्रक चालू कर लिया, और उसमें ये सब हम यूज कर रहे हैं चोरी करके। तो डोमिनोज वाला क्या करेगा, हमारे ऊपर कोर्ट केस करेगा। अब वो कोर्ट केस करेगा तो प्रूव करना पड़ेगा ना हमको और उसको कि एक्चुअल में ये रेसिपी किसकी है, ये जो लोगो है डोमिनोज का वो किसका है, ये जो टेक्नोलॉजी है वो किसकी है, ये कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा क्या होता है, ये जो डोमिनोज है ये क्या करता है, पेटेंट करता है, ट्रेडमार्क करता है, कॉपीराइट करता है, ट्रेड सीक्रेट करता है, ब्रांड का, गुडविल का ट्रेडमार्क वगैरह सब करता है, ठीक है। तो ये जो भी आ गए नाम, इससे क्या होता है समझो, ये जो आप एनिमेशन देख रहे हो ना बेटा, ये सब मेरे नाम पे कॉपीराइटेड है। कॉपीराइटेड है मतलब क्या, कि ये जो एनिमेशंस है ये मेरे परमिशन के बिना कोई और यूज नहीं कर सकता, ये मेरी प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, मतलब दिमाग से बनी हुई प्रॉपर्टी। और मैंने क्या किया बेटा, गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन किया, गवर्नमेंट को मैंने फीस पे की है, और ये जो पूरा का पूरा मेरा कंटेंट है, जो मेरी बुक्स है, जो मेरे ये एनिमेटेड वीडियोस है, ये मैंने मेरे नाम पे रजिस्टर करवा लिया कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये एक्चुअली कहीं दिखती है क्या, मतलब आपको दिख रही है, लेकिन इसको मैं हाथ लगा सकता हूं, ऐसी कोई चीज है क्या ये, कि अरे ये देखो ये मेरा एनिमेशन है, ऐसे हाथ लगा सकता हूं क्या? तो ये सब जो दिमाग से बनी हुई प्रॉपर्टी होती है, ये मैं आईपैड को हाथ लगा सकता हूं, मैं आईमैक को हाथ लगा सकता हूं जिसपे ये सब चल रहा है, लेकिन एक्चुअली एनिमेशन को हाथ लगा सकता हूं क्या? नहीं। ये दिमाग से बनी हुई प्रॉपर्टी है जो मैंने गवर्नमेंट के पास फीस पे करके मेरे नाम पे रजिस्टर की है।
इसलिए ये मेरी क्या है, प्रॉपर्टी है, और इसको यूज करके मैं पैसे कमाता हूं। जैसे कि डोमिनोज वाला अपनी फ्रेंचाइजी देता है, तो बदले में क्या लेता है, पैसा लेता है ना, लोगों से रॉयल्टी लेता है ना। तो ये जो रेसिपी दे रहा है, ये जो नाम यूज करने दे रहा है, जो टेक्नोलॉजी यूज करने दे रहा है, इसके बदले में अगर हमको डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेनी है तो बदले में हमको उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो पेमेंट किस लिए कर रहे हैं हम, ये जो रेसिपी, कस्टमर, नाम, टेक्नोलॉजी वो हमें प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए। ठीक है, तो ये होता है बेटा, जब भी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, गुडविल, ब्रांड, ये सब जब भी वर्ड्स दिए है तो ये क्या है, हमारी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, एसेट है हमारा। ठीक है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, एसेट है। अब रेसिपी जो होती है उसको जो हम ये करवाते हैं गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन, इनको अलग अलग नाम दिए। तो रेसिपी के लिए होता है बेटा ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड का सीक्रेट मतलब जो हम बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस क्या कर रहे हैं, पिज्जा बना के बेचने का। ठीक है, तो रेसिपी क्या हो गई, अपने बिजनेस का सीक्रेट, तो वो हो गया ट्रेड सीक्रेट। जैसे कि पेप्सी, थम्स अप का फॉर्मूला, तो ये हो गया ट्रेड सीक्रेट। कस्टमर हमारा नाम देख के आते हैं डोमिनोज का, तो वो हो गया लोगो। ये जो लोगो है डोमिनोज का, वो लोगो को हम करवाते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, उसके बाद में टेक्नोलॉजी को करवाते हैं पेटेंट, और ये जो ऐसी नोट्स बनाए हैं, एनिमेटेड वीडियोस बनाए, इसको करवाते हैं कॉपीराइट। ऐसे अलग अलग नाम दिए ताकि हमें समझ में आए कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू बी प्रोटेक्टेड, इसमें क्या क्या आता है, पेटेंट आता है। देखो आपके पेज नंबर 8 पे दिया है, न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अब उसके नीचे जो ये स्टारबक्स का एग्जांपल लिया है मैंने, स्टारबक्स का कॉफी का जो मशीन है, वो जो टेक्नोलॉजी है आपको नीचे लिखना है बेटा, पेज नंबर 8 के लास्ट लाइन में लिखना है आपको टेक्नोलॉजी। पेटेंट किस चीज का करवाते हैं, टेक्नोलॉजी का। ट्रेडमार्क किस चीज का करवाते हैं, ब्रांड्स दैट आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ गुड्स और सर्विस, जो लोगो होता है उसका ट्रेडमार्क करवाते हैं। अब आपकी जो बुक है, ये जो बुक है, ये जो वर्नैक्युलर पब्लिकेशन नाम दिया है, देखो इसके ऊपर आर है, मतलब ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है ये। तो कोई भी और पर्सन ये नाम नहीं यूज कर सकता मेरे परमिशन के बिना। ठीक है, और अगर किसी को ये नाम या ये कंटेंट, एनिमेशन यूज करना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो मुझे इसके बदले में पैसा चाहिए। एक इसमें भी दो ऑप्शन है कि भाई मैं एक साथ बेच दूंगा कि 10 करोड़ रुपए मुझे दे दो और ये पूरा का पूरा खरीद लो, तो ये पूरी मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर दिया। या तो ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कि मुझे हर साल 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए देते जाओ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी के बदले में या तो ये मैं प्रॉपर्टी पूरी की पूरी किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकता हूं, 10 करोड़ ले सकता हूं, या तो मैं 100 लोगों को 1-1 लाख रुपए में 1-1 साल यूज करने दे सकता हूं। और ये एक्चुअली मेरे पास ऑफर ऐसे आते रहते, बट मैंने आपको पहले ही बताया कि बेटा मुझे आपको पढ़ाने में बहुत मजा आती है, मुझे आपको पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए ये सब चीजें दीज आर नॉट फॉर सेल, है ना, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, ऊपर से प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज आप इसका पूरा बेनिफिट लो। अब तीसरा है बेटा कॉपीराइट, जो अपनी ये नोट्स है, एनिमेशन है, कुछ बुक्स रहती है, मूवी की स्क्रिप्ट रहती है, तो वो सब होती है कॉपीराइट। और एक है ट्रेड सीक्रेट, सीक्रेट प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन, जैसे वो स्टारबक्स की कॉफी है, उसका जो रेसिपी या फॉर्मूला है, जो पेप्सी है, मिरिंडा है, कोका कोला वगैरह जो है, ये सबका रेसिपी या फॉर्मूला है, उसका ट्रेड सीक्रेट होता है। तो पेज नंबर 8 पे लिख लो। और पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, ये सब जो भी है ये आपको लिखना है बेटा। देखो ये रियल अकाउंट के नीचे टेंजिबल एसेट दिया है ना, पॉइंट नंबर बी, इनटेंजिबल एसेट, यहाँ पे लिखो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, गुडविल, ये सब लिखो, और वहां पे लिखो एसेट, प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लिखना है आपको, क्या लिखना है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, ये सब अपनी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है और ये रियल अकाउंट है। ठीक है, इतना लिख लो। अब देखो पेज नंबर 9 पे आपको ये नेक्स्ट लिखना है, पहले समझ लो। इंटेंजिबल एसेट के बारे में हमें दो चीजें दी रह सकती है, या तो दिया रहेगा गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, या तो दिया रहेगा रॉयल्टी। ठीक है, दो चीजें दी रहेगी।
अब इसमें भी दो चीजें होती है, ये कभी दिया नहीं रहता है बट मैंने आपको दिया है कि सेल्फ जनरेटेड, मतलब मैंने खुद ने बनाया है, या तो फिर मैंने कहीं और से मेरे नाम पे खरीद लिया, मैंने वन टाइम पेमेंट करके पूरा का पूरा मेरा खरीद लिया, तो ये सब क्या हो गई मेरे लिए, मेरी प्रॉपर्टी बन गई अब, और ये रियल अकाउंट में इंटेंजिबल रहेगा। ठीक है, देखो वापस, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, मैंने पैसे दे के खरीद लिया, या तो ये मैंने खुद ने बनाया और रजिस्टर किया, तो दोनों भी केस में जब ये दिया है तो क्या रहेगा, रियल अकाउंट में इंटेंजिबल, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी बन गई है, या तो मैंने खुद ने बनाई है या तो कहीं और से खरीद ली है। जैसे व्हाट्सएप ने फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया, और फेसबुक खुद सेल्फ जनरेटेड है, लेकिन जो फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को खरीद लिया तो वो परचेस्ड हो गया, लेकिन अब फेसबुक भी उसकी प्रॉपर्टी है, इंस्टाग्राम भी उसकी प्रॉपर्टी है, और व्हाट्सएप भी उसकी प्रॉपर्टी है ना, अब उन्होंने नाम दे दिया मेटा। तो ये सब क्या है बेटा, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, ये सब है रियल अकाउंट में इंटेंजिबल। और दूसरा दिया रह सकता है रॉयल्टी। अब रॉयल्टी में भी दो चीजें रह सकती है, या तो हम देखो डोमिनोज का एग्जांपल से समझो, डोमिनोज की हमने फ्रेंचाइजी ली तो हम डोमिनोज को रॉयल्टी पे करेंगे, लेकिन रॉयल्टी डोमिनोज को मिलेगी, तो हमारे लिए रॉयल्टी पेड रहेगा, लेकिन डोमिनोज के लिए रॉयल्टी रिसीव्ड रहेगा। तो हम जब रॉयल्टी पे कर रहे हैं तो हमें हर यूनिट के लिए या हर मंथ या हर ईयर वो पैसा देते जाना है उनको, तो ये रेकरिंग है, बार बार देते जाना है रॉयल्टी का पैसा। तो जब रॉयल्टी पेड रहेगा तो वो रहेगा नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस, और जब रॉयल्टी रिसीव्ड रहेगा डोमिनोज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डोमिनोज के लिए वो क्या रहेगा, नॉमिनल में इनकम। रॉयल्टी पेड है तो नॉमिनल में एक्सपेंस, रॉयल्टी रिसीव्ड है तो नॉमिनल में इनकम। बेटा जब हम फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब फिर से आपको ये अच्छे से समझना है, ये सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपको बाकी चैप्टर्स में काम आने वाले हैं, इसलिए प्लीज अच्छे से ध्यान देके समझो। और अभी ये जो है आपको पेज नंबर 9 पे लिखना है, ठीक है। तो बेटा हमने अभी तक क्या देखा, अभी हमने ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट और ये इंटेंजिबल अकाउंट भी समझ लिया। सो क्या देखा, देखो अभी जो आपको पेज नंबर 7 पे लिखना है बेटा ये, ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वो आपको लिखना है पेज नंबर 7 पे। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के आगे आपको लिखना है पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब पर्सनल अकाउंट दिया है पेज नंबर 7 पे, तो वहां पे लिखा ही है नीचे अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन्स। इसमें 3 टाइप कौन से है, एक है नेचुरल पर्सन, एक है आर्टिफिशियल पर्सन और एक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। उसके बाद में है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब अकाउंट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी और थिंग्स ओन्ड बाय बिजनेस, प्रॉपर्टी और थिंग्स ओन्ड बाय बिजनेस। अब इसमें टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम। इसमें एक्सपेंस हो सकता है, इनकम हो सकता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप, रियल और नॉमिनल के 2 टाइप। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बींग्स, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब लीगल पर्सन जैसे बैंक हो गया, कंपनी हो गई, बिजनेस हो गया। फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कमीशन रिसीवेबल, ये सब हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो ये है पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में टेंजिबल मतलब कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब हो गया टेंजिबल विच कैन बी सीन, टच्ड, फेल्ट और मेजर्ड। फिर इंटेंजिबल मतलब गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब दिमाग से बनाई हुई प्रॉपर्टी, या तो हमने खुद ने दिमाग लगा के बनाई है या तो किसी और ने दिमाग लगाया और हमने उसको खरीद लिया। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को खरीद लिया, दिमाग किसी और ने लगाया लेकिन वो खरीद लिया तो वो अपना हो गया, ठीक है। तो वो है इंटेंजिबल रियल अकाउंट, हमारी प्रॉपर्टी बन गई वो। उसके बाद में नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस का एग्जांपल है परचेज प्रोडक्ट, सैलरी पेड। इनकम का एग्जांपल है सोल्ड प्रोडक्ट, कमीशन रिसीव्ड।
तो ये बेटा आपको पेज नंबर 7 पे पूरा लिख लेना है। और ये लिखने के बाद पेज नंबर 9 पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 आपको पहले पेंसिल से खुद को सॉल्व करना है। वहां पे देखो अकाउंट दिया है, क्लासिफिकेशन दिया है, करेक्ट या रॉन्ग का बॉक्स दिया है ग्रीन और रेड, और करेक्ट आंसर। तो ये क्लासिफिकेशन में आपको आंसर लिखना है और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आंसर्स चेक करेंगे। अगर आपका सही है तो करेक्ट, अगर गलत है तो कट करो और करेक्ट आंसर लिखो। देखते हैं आपको कितने अच्छे से समझा है। प्लीज बेटा ये होमवर्क पेंसिल से दिमाग खुद लगा के सॉल्व करना, नोट्स में सब कुछ दिया है, दिमाग लगाओ सॉल्व करो। और ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 41 का। अब इसमें एक और चीज क्या दी है, PN मतलब पर्सनल में नेचुरल। आपको ये जो क्लासिफिकेशन दिया है उसमें ऐसा लिखना है, पूरा मत लिखते बैठो। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल, रियल अकाउंट में इंटेंजिबल, नॉमिनल में एक्सपेंस, पूरा मत लिखो, शॉर्टकट यूज करो। P में N बोले तो पर्सनल में नेचुरल, P में A बोले तो पर्सनल में आर्टिफिशियल, PR मतलब पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव, RT मतलब रियल में टेंजिबल, RI मतलब रियल में इंटेंजिबल, NE मतलब नॉमिनल में एक्सपेंस, NI मतलब नॉमिनल में इनकम। ठीक है, ऐसा आपको ये क्लासिफिकेशन में लिखना है। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो, प्लीज एक भी मत छोड़ो। पेंसिल से लिखो, पेन से लिखो, खुद पूरा सॉल्व करो और उसके बाद आंसर चेक करना कितने सही है। वो मुझे उसका इसका फोटो भी भेजना। और 40 टोटल ये है, तो ये आपका 40 मार्क्स का एक पेपर हो गया ऐसा समझो। तो ये 40 मार्क्स में से कितने मिलते हैं देखते हैं। 40 में से 40 कितने बच्चों को मिलते हैं वो मुझे देखना है। अगर आपको 40 में से 40 मिल गए मतलब मैं आपको ठीक से पढ़ा पाया हूं। और अगर आपको 40 में से 40 नहीं मिल रहे तो मैं ये खुद का फेलियर समझूंगा। सो प्लीज चाहिए तो वापिस से फिर से लेक्चर देखो और फिर सॉल्व करो, बट प्लीज इसको सॉल्व करो और मुझे जरूर बताना, व्हाट्सएप करना कि 40 में से कितने मार्क्स मिले आपको, और इसका फोटो भी भेजना। ठीक है।